नौकर हमेशा रामू श्यामू दीनू काका जैसे कैरेक्टर बने, विलन हमेशा ठाकुर बना रहा और इंसानियत का रक्षक हमेशा हीरो का वो दोस्त अब्दुल बना रहा। दोनों राइटर उर्दू में ही पढ़े लिखे थे और उन्होंने इस स्क्रिप्ट को भी उर्दू लैंग्वेज में ही लिखा था, जहां पंडित और लालाओं को विलन के तौर पर दिखाया गया था। क्या आप जानते हैं कि इस किताब के कारण पूरे देश में हाहाकार मच गया था। इस किताब को सरेआम जलाया गया था और साथ में इसके राइटर के पुतले का भी जगह जगह दहन किया गया था। इस बार इंडिया की तरफ से ऑस्कर के लिए जिस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है वो फिल्म चेल्लो शो यानी द लास्ट शो है। बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि RRR या फिर द कश्मीर फाइल्स में से किसी एक को ऑफिशियल एंट्री मिल सकती है, लेकिन बाजी मार ले गई ये गुजराती फिल्म। ये फिल्म एक बच्चे की कहानी है जो प्रोजेक्शन रूम में बैठकर कई सारी फिल्में देखता है और सिनेमा प्रेम के इर्द गिर्द ये फिल्म बुनी गई है। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया की तरफ से जो सिलेक्शन कमेटी ऑस्कर में एंट्री के लिए जो फिल्म चुनती है उसका पैमाना क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जो एक फिल्म में होनी चाहिए जो ये तय करती है कि ये फिल्म भारत की तरफ से ऑस्कर में जानी चाहिए, क्योंकि हमारी कोई फिल्म बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर नहीं जीत पाई है। पहले आपको बता दें कि आज तक 3 ही ऐसी फिल्में रही जिसे भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री मिली थी और वो बेस्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट भी हुई। पहली थी 1957 की मदर इंडिया। ये पहली इंडियन फिल्म थी जिसे ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से भेजा गया था और पहली ही बार में बेस्ट फिल्म की नॉमिनेशन में जगह बनाने में यह कामयाब रही। लेकिन आज मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या यह फिल्म ऑस्कर के नॉमिनेशन में होना डिजर्व करती है, या उससे पहले सवाल यह है कि यह फिल्म भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजी जानी बनती है या नहीं। मेरा जवाब है नहीं, जिसके कुछ कारण मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यह फिल्म कोई ओरिजिनल कहानी नहीं थी। जब आप ऑस्कर जैसे अवार्ड के लिए अपनी फिल्म का सिलेक्शन करते हो तो इट मींस कि उस फिल्म में कुछ अलग होना चाहिए, लेकिन मदर इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं था। पहली बात कि यह फिल्म 1927 की एक नॉवेल पर बेस्ड फिल्म थी जिसका नाम था मदर इंडिया। भारत देश की एक दुखियारी मां पर लिखे इस नॉवेल की राइटर थी अमेरिकन ऑथर कैथरीन मायोस। एक अमेरिकन ऑथर इंडिया की एक मां पर कहानी लिखती है जिस पर फिल्म बनाई जाती है मदर इंडिया। आप सोचिए कि एक विदेशी हमारे देश, हमारे कल्चर, हमारे यहाँ के रहन सहन और उससे बढ़ के हमारे यहाँ की एक मां के स्ट्रगल को कितना परख सकती है। शायद उतना ही जितना उसने सुना होगा या थोड़ा बहुत देखा या पढ़ा होगा। उसी बेसिस पर वो एक भारतीय मां की कहानी गढ़ देती है जिसमें लिखा जाता है कि एक मां कैसे अपने 3 बच्चों को अकेले पालती है, कैसे एक पंडित, एक लाला उसके साथ जबरदस्ती करते हैं और उससे भी बड़ी बात कि कैसे एक मां अंत में अपने ही बेटे को मार डालती है। हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा केस देखने को मिला है जहां मां ने अपने सगे बेटे को मार दिया हो। हां, फिल्मों में यह काम वास्तव जैसी फिल्मों में भी देखने को मिल चुका है। इसी फिल्म से लाला और पंडितों को गलत रूप में पेश किया जाना शुरू हुआ था। एनीवेज, इससे आगे की कहानी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस बुक पर बनी ये पहली फिल्म नहीं थी, बल्कि इससे पहले सेम डायरेक्टर जिन्होंने मदर इंडिया बनाई थी यानी महबूब खान, उन्होंने 1940 में औरत नाम से ये फिल्म बनाई थी। उस वक्त ये फिल्म चल नहीं पाई तो इसको इन्होंने दोबारा से मदर इंडिया के नाम से बनाई। अब ये तो समझ से परे है कि 1940 में बनी सेम फिल्म 1957 में इतनी इंपॉर्टेंट कैसे हो गई कि उसे ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री भी मिल जाती है। दरअसल ये फिल्म वुमेन एम्पावरमेंट को भी दिखाती है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण के भी अलग अलग मापदंड होते हैं। इस फिल्म के जरिए अमेरिकन ऑथर कैथरीन मायोस ने सीधे तौर पर भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति पर वार किया है, जिसे ढंग से आज तक भी हम समझ नहीं पाए। इस फिल्म में छुआछूत, गंदी वेशभूषा और गंदे दिखते भारतीय इवन राजनीति को भी गलत तरीके से दिखाया गया है। इस किताब में सारी प्रॉब्लम की जड़ मर्दों को बताया गया है, उन्हें सेक्सुअल रोगी बताया गया है, उनके अंदर महिलाओं को लेकर रेप की भावना को दिखाया गया है, महिलाओं को संभोग की वस्तु के रूप में दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं कि इस किताब के कारण पूरे देश में हाहाकार मच गया था। इस किताब को सरेआम जलाया गया था और साथ में इसके राइटर के पुतले का भी जगह जगह दहन किया गया था। उससे भी बड़ी बात कि खुद गांधी जी ने इस किताब की निंदा की थी। इस किताब में भारतीय समाज को गलत तरीके से पेश किया गया, जिसके विरोध में कई किताबें लिखी गई और पैम्पलेट भी छापे गए थे। जब महबूब खान ने फिल्म बनाने का फैसला लिया तो सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी और पहले स्क्रिप्ट की मांग की, क्योंकि सरकार को संदेह था कि यह फिल्म राष्ट्रीय हित के लिए खतरा हो सकती है। महबूब खान की टीम ने बताया कि मायो की किताब और मदर इंडिया फिल्म को लेकर गलत फहमियां हैं, जबकि दोनों विषय अलग अलग हैं। हमने जानबूझकर फिल्म का नाम मदर इंडिया ही रखा है ताकि हम फिल्म के माध्यम से लोगों के मन से मायो की किताब की कहानी और अपनी कहानी में भिन्नता बता सकें। यह फिल्म केवल नॉवेल और 1940 की औरत फिल्म से ही कॉपीड नहीं है, बल्कि महबूब खान ने इस फिल्म को अनेकों
अलग अलग फिल्मों से प्रेरित होकर बनाया था। यह फिल्म अमेरिकन ऑथर पर्ल एस बक की 2 किताबें 1931 की द गुड अर्थ और 1934 में लिखी किताब द मदर से हाईली इंस्पायर्ड थी। द गुड अर्थ नाम से 1937 में फिल्म भी बनी थी। इसी फिल्म से प्रेरणा लेकर पहले उन्होंने यानी महबूब खान ने 1940 में औरत बनाई और उसके बाद 1957 में मदर इंडिया बनाई। द मदर नॉवेल एक चाइनीज महिला की कहानी है जिसे पति द्वारा छोड़े जाने के बाद वो किन परिस्थितियों में जमींदारों और कर्जदारों के बीच अपने बच्चों को पालती है, इसी बारे में बताया गया है। और आप तो जानते ही हैं कि मदर इंडिया की भी यही कहानी है। महबूब खान ने मदर इंडिया बनाने के लिए अपनी ही 1940 में बनी औरत फिल्म के राइट्स 35,000 रुपए में खरीदे। इन सब के अलावा महबूब खान की मदर इंडिया फिल्म में 1926 की सोवियत की साइलेंट फिल्म मदर की भी झलक देखी जा सकती है। इनके अलावा किंग विडोर की 1934 की फिल्म आवर डेली ब्रेड की झलक भी इस फिल्म में देखी जा सकती है, क्योंकि महबूब खान इन फिल्मों से हाईली इंस्पायर्ड थे। इनके अलावा सोवियत यूक्रेन के स्क्रीन राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर अलेक्जेंडर डोवजेंको की अनेकों फिल्म को मदर इंडिया में साफ महसूस किया जा सकता है। हिंदू पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म के डायलॉग्स को वजाहत मिर्जा और एस अली रजा ने लिखा था, जो पूरी तरह से उर्दू हिंदू थे। दोनों राइटर उर्दू में ही पढ़े लिखे थे और उन्होंने इस स्क्रिप्ट को भी उर्दू लैंग्वेज में ही लिखा था, जहां पंडित और लालाओं को विलन के तौर पर दिखाया गया था। एक अमेरिकन औरत की महिला सशक्तिकरण को लेकर अलग सोच हो सकती है और वो वुमेन एम्पावरमेंट को अमेरिका की औरतों के हिसाब से जज करेंगे, लेकिन उस जजमेंट का इस्तेमाल वो इंडियन औरत पर करके एक नॉवेल लिखेंगी तो आप उसे सही नहीं ठहरा सकते। ऐसी फिल्म को ऑस्कर में भेजा जाता है और किस बेसिस पे यह समझ से परे है। एक फिल्म ऑस्कर में किस बेसिस पर चुनी जाती है ये तो चलो उनका मामला है, लेकिन हमारे यहां से ऑस्कर के लिए भेजी जाने वाली फिल्म का मापदंड क्या होना चाहिए ये शायद आज तक क्लियर नहीं है। नॉवेल से फिल्म और फिर फिल्म से दोबारा फिल्म बनी मदर इंडिया को ये ऑस्कर में भेजते हैं और देखा जाए तो शायद इसी कारण से ये फिल्म आज तक भी चर्चा में है। इस फिल्म के द्वारा भारत की खराब छवि को दुनिया भर में दिखाया गया और सोने पे सुहागा यह रहा कि भारत देश की संस्कृति, यहां के समाज और यहां के धर्म को बदनाम करने वाली फिल्म को ऑस्कर तक में भेजा गया ताकि पूरी दुनिया हमारे देश को इसी रूप में देखे। ऐसी मानसिकता वाली जूरी को ऑस्कर में फिल्म भेजने का काम सौंपा गया था। दरअसल हिंदुओं के प्रति घृणा आदि इसी फिल्म से आरंभ हुई थी, जिसे आगे चलकर अन्य राइटर्स और फिल्म मेकर्स ने अपनाया और नतीजा की नौकर हमेशा रामू, श्यामू, दीनू काका जैसे कैरेक्टर बने, विलन हमेशा ठाकुर बना रहा और इंसानियत का रक्षक हमेशा हीरो का वो दोस्त अब्दुल बना रहा। इसी पैटर्न पर फिल्में बनती चली गई और लोग इस स्लो पॉइजन को कभी समझ ही नहीं पाए और इसे अपने अंदर एक्सेप्ट करते चले गए। नतीजा कि आज खुलेआम हिंदू देवी देवताओं को फिल्म के माध्यम से बदनाम किया जाता है, उन्हें गालियां दी जाती है। तो यह है मदर इंडिया की वो सच्चाई जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। इन क्लासिक कही जाने वाली फिल्मों पर दोबारा गौर कीजिए और सोचिए कि ये फिल्में ना होती तो आज फिल्मों में हिंदू और हिंदुत्व की ऐसी दुर्दशा भी नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।